पवन सर ने हमें अलग विषय दिया था कि हम जहाँ पर भी अपने यहाँ कार्य कर रहे हैं उनकी गतिविधियों के बारे में हम अपना अपना व्यक्तिगत मत सदन में उपस्थित करेंगे। तो हमने जैविक खेती के आहार के और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पेड़ लगाए, राष्ट्र की चिंता, समाज की चिंता, शिक्षण प्रणाली पर ध्यान देकर इस कार्य को हम योगाहार के सभी साथी योगाहार कार्यक्रम को निरंतर गति दे रहे हैं और सभी नियमितता से जुड़ रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सभी भाई बहनों को धन्यवाद अभिनंदन करते हुए ऐसे राष्ट्र भावी देश कार्य में अपना सहकार्य दे रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे का संचालन करने के लिए आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब। चलिए, भाई साहब तक आवाज नहीं जा रही है और सदन में काफी चर्चा हुई, बहुत सुंदर सुझाव आए 3 दिन से। तो आवाज आ रही है? जी 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 आदरणीय भाई साहब। जैसा कि उपस्थित और युगाहार कार्यक्रम के प्रति हाँ, जो आज समाज में चल रहा है, घटनाएं घटित होती हैं जिसके संबंध में प्राकृतिक जैविक खेती के संबंध में व्यक्तिगत अ, विचार जिनके मन में जो आते हैं उनको सुनने के लिए और सुझाव देने के लिए यह सदन आप सबको आमंत्रित करता है। और इसी क्रम में मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और वो अपने मन की बात सदन में प्रस्तुत करने का कष्ट करें। वो आएं और अपनी बात रखें। आवाज पहुंच रही है? अपने मन की, जो मन में इच्छा है, जो बात है आपकी, जो आपको योगाहार कार्यक्रम के बारे में आपने व्यक्तिगत रूप से कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सादा आमंत्रित है। मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही क्या? जी आपकी आवाज आदरणीय भाई साहब, मगर नीलकंठ भाई साहब तक नहीं जा रही आ है। रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, तो हो सकता है ठीक 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 बहन। पांडुरंग जी, प्रभा बहन जी, रामाधर जी, शशिकांत जी, मैं श्रीकांत जी को प्रणाम करता हूँ कि उनको आज हमने देखा कि एक पैर किसी दुर्घटना से या उनका निकल गया है, परंतु वह योग कर रहे हैं, प्राणायाम आसन कर रहे हैं। उनके ऐसे पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ, उनके जज्बे को प्रणाम करता हूँ। और श्रीकांत अगर जी को अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही हो तो वह अपने बारे में सदन को बताने का धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय श्रीकांत जी। धन्यवाद। मैं आप श्रीकांत जो मर्जा के साथ आप उपस्थित हैं अपने। मैं श्रीकांत जोपे डोंबोली से बात कर रहा हूँ सर। भूसावल में मेरा 2004 अक्टूबर 2000 को रेलवे से गिरने के कारण एम्पुट हो गया था पैर। तब से घर में ही बैठा था, लेकिन यहाँ पे शशिकांत सर, नीलकंठ साबले जी, इनसे मुलाकात होने के बाद पतंजलि अपने इससे जुड़ा हूँ। सिकंदराबाद में नीलकंठ साबले जी से मुलाकात हुई थी, तब से यहाँ से ज्वाइन हुआ हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो घर में बैठे बैठे ही समय निकलता था, लेकिन अभी तो जब से ये हुआ है तब से बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लगता है कि सभी लोगों ने करना चाहिए। बहुत अच्छा, आपका सुनता हूँ डेली,
बहुत अच्छा लगता है। जी धन्यवाद सर। धन्यवाद श्रीकांत जी, धन्यवाद आपके जज्बे को प्रणाम। और आदरणीय तुलाराम पटेल साहब, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो आप अपना सुझाव मार्गदर्शन दे सकते हैं, सदन में अपनी बात रख सकते हैं। आदरणीय उमा शंकर प्रसाद जी। अब जो भी भाई बहन, आज अशोक आज पटेल जी। आज की जो कक्षा रही, मिथिलेश बहन जी ने बहुत ही शानदार योगा करवाया। इनसे आज सदन ने कोई नई चीज भी सीखी। इस प्रकार के इन्होंने मूलबंध लगाने के लिए बताया कि मूलबंध लगा करो फिर छोड़ो। मतलब बहुत ही अच्छा था इनका योगा। इनके मार्गदर्शन में बहुत ही बढ़िया योगा हुआ। पूरा सदन उनका बहुत बहुत आभारी है। और आपके द्वारा जो जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पतंजलि के माध्यम से, आपके माध्यम से जो ये शुरू किया गया है, एक बहुत ही पुनीत कार्य है। और आप सभी लोगों से मिलके हम भी प्रेरणा लेते हैं। और आप जो नई नई चीज बताते हो इनके बारे में, कीट प्रबंधन के बारे में, भूमि के उपचार के बारे में, और बीज शोधन के बारे में, ये सब चीजों का हम प्रयोग करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। मैं भी ऑर्गेनिक जैविक खेती को आधारित खेती करता हूँ। और इस बार मूंग लगाए हैं, मूंग, और बहुत अच्छे मूंग पैदा हुए हैं। बढ़िया मूंग कट रहे हैं, अभी कटाई चल रही है मूंग की, और अच्छी पैदावार की उम्मीद है। पतंजलि के माध्यम से, आपके माध्यम से जो कुछ चीजें छूट जाती है, जो नई नई चीजें मिलती है, जो जो बहुत ही मतलब अद्वितीय चीजें हैं, जो अपन कहीं से खोज नहीं सकते हैं, वो इस मंच के माध्यम से जो व्यक्ति कार्य करता है इस दिशा में, जो सात्विक जीवन जीना चाहता है, जो प्रकृति का संरक्षण करना चाहता है, जो समाज में एक अच्छाई को चाहता है, उस व्यक्ति को इसमें नई नई चीजें मिलती है। जल संरक्षण का कार्य भी, जैसे आपके द्वारा जल संरक्षण, तो हम भी कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ एक नदी जाती बहती हुई, तो हम उस पे स्टॉप डैम बनाते हैं, रेत की बोरी भर के, और वो पानी रोकते हैं। उससे क्या होता है कि जो जल स्रोत है, ये ट्यूबवेल वगैरह है, इनमें जो वो धीरे पानी रुकता है, तो अंदर ही अंदर जल स्रोत उसमें वृद्धि होती है। ये सब कार्य हम आप सब लोगों से प्रेरणा लेकर करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं। और सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जो खेत में जो नरवाई होती है, हमारे गेहूं चने, इसकी जो नरवाई में आग नहीं लगाने के लिए पूरे गांव को मैंने प्रेरणा दी है। और 99-90% ये मेरा गांव है जो नरवाई में आग बिल्कुल भी नहीं लगाता है। ये आपके माध्यम से प्रेरणा मिलती है, और ये पतंजलि के माध्यम से नई नई चीजें बहुत अच्छी अच्छी सीखने को मिलती है, जो आपको कहीं किसी मंच पे नहीं है। और सबसे बड़ी चीज तो अब मेरे को समझ में नहीं आती कि ये लोगों को, बहुत से लोगों को लिंक दी जाती है, लेकिन वो जुड़ते क्यों नहीं। इसमें 17, 18, 20 लोग ही जुड़े हुए हैं। ये ऐसा मंच तो कहीं मिल ही नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो कि आपको सुबह उठ कर योग, योग में भी विभिन्न प्रकार की विधाएं सिखाते हैं, कोई एक नहीं, अलग अलग विधाएं योग शिक्षक आते हैं, तो उससे अपने को अलग अलग चीजें सीखने को मिलती, जो नई नई चीजें निकल के आती। अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह, ये प्राणायाम तो ये सब अपन करते ही हैं, लेकिन इसके बीच में कुछ नई नई चीजें भी मिलती हैं। ये भी एक बहुत शानदार माध्यम है आपके द्वारा जो ये कार्य चलाया गया। इससे मेरे को तो बहुत फायदा है, मैं करता हूँ। और फिर दुनिया में एक चीज है, जो करेगा वो पाएगा। आप किसी को सिखाओ कि भैया तू कर ले, अब उसको बोल ही सकते हो कि भैया कर ले, नहीं करो तो मत करो। तो जो करेगा वो पाएगा। धरती पे ये नियम ही है आपके हिसाब से। तो ये योग ऐसी चीज है, जो करेगा उसको ही मिलता है। ऐसी जैविक खेती, प्राकृतिक खेती भी है। तो मेरा तो सभी से निवेदन है कि आपके माध्यम से जो नई नई चीजें मिलती है, उनका हम ग्रहण करते हैं और समाज में भी फैलाते हैं। मैंने बहुत से लोगों को लिंक भी दी है, और उनसे बोलता हूँ भाई जुड़ो। अब उनको समझा ही सकते हैं, अब उनको बिठा तो नहीं सकते हैं कि ये बैठ जा। बाकी सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद आदरणीय अशोक जी, आपने जो अपना पराली ना जलाने का जो सदन में है जो लाभ ले रहे हैं, जो आपके मन में था वो आपने बताया। धन्यवाद। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी,
अगर अब मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही तो आप साधारण अनुभव शेयर करें, कोई सुझाव हो साधारण मत देते हैं। आदरणीय उमाशंकर भगवान शायद, जी उमाशंकर जी। आप सभी लोगों से प्रेरणा लेके मैंने क्या किया था। हेलो, आवाज आ रही? हेलो। जी 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 आ रही आवाज। ये पेड़ लगाने का भी बहुत पुनीत कार्य है। तो आज मेरे नाना जी की पुण्यतिथि भी है। तो उनका जो कार्यक्रम हुआ था तो मैंने 1,000 आम के पेड़, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, ये सब उनका जो कार्यक्रम हुआ था उनमें बांटे थे पूरे। सब सब जो लोग आए थे सबको एक एक आम का पौधा भी दिया था। तो ये भी बहुत अच्छा पुनीत कार्य है। ऐसा कार्य भी लोगों को करना चाहिए। से काम करने से जो एक पेड़ लगाने का महत्व ही अलग होता है। और नाना जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और आगे आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी सादर आमंत्रित थे। सदन में उपस्थित सभी आवाज महान भावों को सशक्त नमन वंदन ओम। आज का योग कक्षा बहुत ही उत्तम रहा। बहन जी ने बहुत अलग ढंग से ही कुछ न कुछ रोज नया सीखने के लिए मिलता है। इस तरीके से भजन के साथ में और लगन के साथ में इन्होंने आज योग कक्षा लिया और उससे बहुत ज़्यादा हम लोग थोड़ा सा अपने क्लास में भी रहते हैं मगर देखते भी रहते हैं कि हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है, कैसे कैसे करवा रही है। तो इससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रेरणा मिल रहा है। और इनका जो भजन था वो हम अपने योग कक्षा में भी लोगों को सुनाए। नित्य प्रति जो भी है एक्टिविटी जो हो रहा है योग आहार के माध्यम से, अभी सर ने बोल रहे थे कि बहुत पुण्य आत्माएं जो होती हैं ना, कि राम का भजन होता है मगर उसको सुन पाते हैं। तो इस प्रकार से इतने करीब करीब दिन से योग का आहार का क्लास चल रहा है मगर नियमित 5 दिन 10 दिन 2 दिन 5 दिन रह करके लोग इसमें म्यूट हो जाते हैं, नहीं ज्वाइन कर पाते हैं। और क्या कारण है इसमें? पूर्व जन्म का संस्कार या उनकी दिनचर्या और उनकी भाव के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इतना बताया जा रहा है कि सभी लोग जुड़े, सब लोग जुड़े, यहाँ तक कि राज प्रभारी भी बहुत जिलों के, बहुत से राज्यों के और जिला प्रभारी भी जो स्वामी जी से जुड़े हुए हैं उनको भी मतलब इस तरीके से प्रेरणा थी कि हाँ हमने इसमें कम से कम जुड़ना है, इससे बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। अभी एक तरह से पहले भी मैं बोला था कि अगर ऊपर से स्वामी जी की तरफ से प्रेरणा और इस तरीके से प्रेस हो कि नहीं आप लोगों ने कम से कम योगाहार क्लास में नियमित जुड़े हैं, और खास करके किसान वर्ग के लिए तो बहुत निहायत जरूरी है। बाकी संगठन में, पांचों संगठन में से खास करके किसान राज्य प्रभारी हैं वो लोग को और जिला प्रभारी हैं उनमें जरूर जुड़ना चाहिए। और इस तरीके से अगर थोड़ा सा भी आचार्य जी या स्वामी जी और ऊपर से निर्देश मिल जाए तो जरूर कुछ न कुछ इसमें हम लोगों का संगठन में बढ़ोतरी हो सकता है। और बाकी तो ये जो जितना भी जिस पर चर्चा हो रहा है, योग के साथ साथ में आहार पर चर्चा हुआ है, और इसमें विशेष करके जितना भी हम लोगों का जैसे अभी जो गतिविधि समाज के अंदर में हो रहा है, पर्यावरण से लेकर के शिक्षा से लेकर के और जितने भी बदलाव हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसमें कुरीतियाँ आजकल नशा का जो प्रचलन चल रहा है खास करके युवा वर्ग में, ये सबसे ज़्यादा मतलब दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। और नशा करके लोग 9-10 बजे तक सोते रहते हैं। तो इस प्रकार से युवा पीढ़ी इतनी बर्बाद हो रही है, इतनी बर्बाद हो रही है कि इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को जागरूकता अभियान चला करके, बोल के, कह करके इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जितने भी दूषित अन्न खा रहे हैं और उसका आव भाव हवा पानी जो भी पी रहे हैं उसका परिणाम है इसका विशेष तरफ बढ़ते जा रहा है। तो इस प्रकार से जितने भी योग कक्षा में हम लोग जो भी अभी जिस तरीके से पक्का 10 मिनट 5 मिनट हम चर्चा करते हैं कि नहीं हम योग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर उसके साथ में अगर आहार हमारा शुद्ध नहीं रहेगा, विचार शुद्ध नहीं रहेगा, वाणी शुद्ध नहीं रहेगा, व्यवहार नहीं रहेगा, तो इसको हम इस तरीके से खाली योग करके उसमें हम लक्ष्यता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो भी
ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है सभी का सहभागी होना चाहिए। तो ये सबसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट या बीच बीच में भी होता है कि नहीं आप भाई इतना दिन हो गए, अभी जैसे हम लोगों का क्लास में था जो 10 15 20 जो आते हैं, अगर वो नहीं आते हैं तो पक्का उनको फ़ोन करके हम बोलते हैं कि भाई क्या बात है, कहाँ फंस गए या क्या बात है, कोई है इस तरीके से 2 3 दिन से आप नहीं आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो थोड़ा सा बीच बीच में कोई योग आहार के बाद में भी फ़ोन करके उनको थोड़ा सा बताया जाए, बोला जाए, तो कम से कम जरूर वो लोग इस तरीके से जुड़ने की कोशिश करेंगे। और थोड़ा सा जैसे अब रंजना दीदी हो गई या सर हो गए, तो इस तरीके से थोड़ा सा उनको याद दिलाने से वो लोग जो जैसे भूल जाता है, चाहे सोए हुए को जगाने वाला थोड़ा सा प्रक्रिया अच्छा काम आएगा। और जो भी गतिविधि जो हो रही है बहुत योग आहार के माध्यम से, पवन सर के माध्यम से, स्वामी जी, आचार्य जी, मुनीलाल सर, जितने भी लोग सहभागी जो नित्य प्रति जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत पुण्य का कार्य हो रहा है। और आगे इसका परिणाम जो है अच्छा ही निकल रहा है, उसका दिखाई दे रहा है हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बाकी रह गया कृषि में भी, तो हम जो भी थोड़ा बहुत पिछले साल गेहूं में हमने खाद नहीं डालने दिया भाई साहब को, तो बहुत कम हुआ, जहाँ 10 12 क्विंटल होता था 4 क्विंटल हुआ। तो वो नाराज हो रहे थे। मैं बोला कोई बात नहीं, हम जौहर नहीं खाएंगे, 4 क्विंटल अपने लिए घर में खाएंगे, नहीं बेचेंगे, कम से कम उस में दवा में तो पैसा नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि सब लोग अधिकांशतः बीमार है। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके पास में गैस, कब्ज, एसिडिटी और गठिया और सब चीज़ों से परेशान है। हम खुद इस चीज इतना योग प्राणायाम करने के बाद में भी अल्ट्रा सराइटिस कोलाइटिस और प्लस इसके मतलब शिकार हो गए थे। पेशाब में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, एज फैक्टर काम कर रहा था, तो उसको अभी हमने कम से कम थोड़ा सा योग प्राणायाम और थोड़ा सा होम्योपैथिक दवा का 1 महीना शरण लिया, फिर अभी चेक कराया तो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से जब हम अगर जो योग प्राणायाम खान पान इतना शुद्धता के बावजूद भी इस तरीके से रोग फैक्टर एज के अनुसार और प्लस वातावरण अनुसार ग्रसित कर ले रहा है, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को कम से कम जितने भी सदस्य हैं जो 4 10 आदमी को जगाते रहें, अपना काम है रोज बोलना कहना, वो उनका काम है, वो अपना करें या ना करें उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पर हमारा जो है अपने मन से, वाणी से, विचार से, व्यवहार से लोगों को कुछ प्रेरणा देना है, जगाना है और कार्रवाई करते रहना है। बाकी और बहुत ही अच्छा जो मंच है, एक्चुअली बोल रहे हैं ना कि सौभाग्यशाली आदमी को ही प्राप्त होता है और जिसका इसमें अटेंड करके अनुसरण करके जिसको लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत बहुत योगाहार मंच पर जो संचालन कर रहे हैं जिससे प्रेरणा आया उनको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत परमात्मा उनको और शक्ति बल दे कि ये क्लास निरंतर चलता रहे और सबका सहयोग मिलता रहे। सत सत नमन बंदन ओम। उमाशंकर जी, आपने एक सुझाव दिया है आज की नशा मुक्ति की बात भी सदन में होना चाहिए। ये आपका प्रस्ताव आया, आपका सुझाव आया, सदन ने सुना और निश्चित विचार करेंगे कि हम नशा मुक्ति पर भी बीच बीच में हम कार्यक्रम करेंगे। दूसरा, आपने जो जैविक खेती के ऊपर जो अपना उत्पादन कम हुआ है आपका, सदन हमारे वैज्ञानिक गण सुन रहे हैं, हमारे अनुभवी किसान भी सुन रहे हैं, इसके लिए भी आपका उपाय बताएंगे ताकि आपका जो उत्पादन कम क्यों हुआ है। वैसे उत्पादन इतना कम नहीं होता है अगर हम कायदे से उसकी पर्याप्त मात्रा में हम प्राकृतिक जैविक खेती के जो प्रोडक्ट बना के डालें, हम जो घन जीवामृत, जीवामृत, अन्य डिकम्पोजर, बर्मी कंपोस्ट, ये जो भी, तो उससे हमारा जो है उत्पादन कम नहीं होता है वैसे। लेकिन इसके बारे में भी आपको मार्गदर्शन मिलेगा तो आप अगले जो आप फसल बोएंगे वो उत्पादन आपका कम नहीं होगा। भाई साहब को बता दीजिएगा कि अब हम उत्पादन बढ़ा देंगे और जो आप कर रहे हैं वो अपने परिवार के लिए और समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। आगे वक्ता के रूप में रंजना जी। रंजना जी तक आवाज आप सादर आमंत्रित जी। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। मिथिलेश बहन ने बहुत बढ़िया आनंद पूर्वक क्लास ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज जैसे हम अपने मन की बात इस योगाहार मंच पर
बोलने का अवसर दिया आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब और आदरणीय पवन कुमार सर, और इस योगाहार मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत सुंदर कार्यक्रम ये निरंतरता से दो साल से चल रहा है। तो इस कार्यक्रम में सभी भाई बहन जुड़ते हैं और ऐसे राष्ट्रभावी देशभावी कार्य अपने हाथ से इसको हम सहकार्य कर रहे हैं। ये मनुष्य का जीवन ऐसे ही सिखाने के लिए ही है, क्योंकि हमें जिंदगी भर सीखना ही है और सबको सिखाना ही है। तो इस ऐसे कुछ सेवा में अपना भी योगदान दे रहे हैं। हम अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं और आज इस देश सेवा भावी कार्य में जुड़कर सहकार्य कर रहे हैं और सभी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन और सभी का धन्यवाद करते हैं कि। और फिर जैसे सबसे पहले तो मुझे गांव से बहुत पसंद है। गांव जैसे ग्रामीण भाग हो तो ग्रामीण भाग से ही शुरुआत, हमारे जीवन की ग्रामीण भाग से ही शुरुआत हो गई है और हम किसान की बेटी है और हमें किसान पर गर्व होना चाहिए कि हम किसान के घर पैदा हुए। जो हमारे इस देश को चलाता है, जिनको अन्न पुरोठा करता है, वही किसान, वही क्रांतिकारी, वो हमें गर्व होना चाहिए। तो आज भी हम गांव की स्थिति देखते हैं तो ग्रामीण और शहरी भाग में बहुत अंतर है। ग्रामीण भाग में सुबह 5 बजे से लोग उठते हैं, तैयारी करते हैं, अपने सभी महिलाएं काम में व्यस्त रहती है, पुरुष भी अपने खेत के लिए बैलगाड़ी हो चाहे पानी देना हो, ये सब कार्य नियमितता से शुरू करते हैं। मगर शहरी भाग में हम आज भी देखते हैं सुबह 7 बज जाते हैं, 7:30 बज जाते हैं, कोई अपने घर से उठता भी नहीं, बिल्कुल नहीं उठता। तो उन्हें बोला भी योगा करना है फिर भी वो सो के रहते हैं रात भर 12 1 बजे तक। फिर टीवी वगैरह मोबाइल ये सब देखते रहते हैं और फिर सुबह वो 7:30 बजे तक कोई नहीं बोलता किसी को। मगर सुबह ग्रामीण भाग में हम खेड़ भाग में देखते हैं तो फिर वहां पर इतने अच्छे रहते हैं परिस्थिति की, बहुत सुंदर। सुबह सुबह सभी उठते हैं, बच्चे वगैरह सब, बैलगाड़ी की आवाज, गाय की आवाज और उनके बछड़े, बहुत सुंदर। तो ये दृश्य हमें ग्रामीण भाग में दिखता है। तो फिर ये अंतर शहरी और ग्रामीण में है। और फिर बहुत सारा है कि हम तो थोड़ा सूक्ष्म रूप में उसको बताते हैं। और फिर जैसे कि अभी हम शिक्षण प्रणाली पर बात कर रहे हैं, तो जैसे आज भी हमारे बच्चे अंग्रेजी स्कूल में, अन्य सभी के भी बच्चे अंग्रेजी स्कूल में पढ़े हुए हैं, फिर भी अभी भी 10वीं तक भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको 37 यानी कितने हैं उनको मालूम नहीं है। 37 वो बोलते हैं, मगर उनको क्या कहते हैं, 36 कहते हैं, 37 कहते हैं। तो हम 37 बोलते हैं, 47 बोलते हैं, वो उनको मालूम नहीं है। 10वीं तक जाते हैं फिर भी वो पूछते हैं उसको क्या कहते हैं, उनको फिर सिर्फ अंग्रेजी ही मालूम है। मगर जब हम पढ़ाई करते थे तो हमें अंग्रेजी, हिंदी और मराठी, इन तीनों भी भाषाओं का ज्ञान होता था। अंग्रेजी भी आती है, हिंदी भी आती है और मराठी भी। तो ये अभी इसमें भी कुछ प्रबंधन होना चाहिए। तो स्वामी जी ने शुरुआत कर दी है तो आगे इस पर भी कार्य होगा। और जैसे कि जैविक खेती का कार्य कर रहे हैं सभी, जहां पर बहुत सारे यहाँ किसान अभी भी जैविक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, निरंतरता से बढ़ेंगे और कार्य करेंगे, मगर उनमें थोड़ी गति भी होनी चाहिए। तो गति के लिए हमें, जैसे कि हमारा इटारसी वाला प्रोग्राम हुआ था, तो इटारसी वाला प्रोग्राम हमने फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे व्हाट्सएप पर सब लोगों को जानकारी हो गई कि ऐसा एक प्रोग्राम हुआ था कि इन्होंने जैविक का ऊपर ऐसा प्रोग्राम किया। तो ये जैसे जानकारी अगर अदर स्टेट में भी होनी चाहिए, जैसा हमारा योगा का कार्यक्रम और भी अन्य यहाँ पर होना चाहिए। तो लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, लोगों को एक
उनके मन में भी संकल्प आएगा कि नहीं, हम ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, इनसे मिलना है, इनसे जुड़ना है और इनसे सीखना भी है कि हम ऐसे कार्य करें। तो ये भी एक प्रगत हो जाएगा और अच्छा कार्य होगा। फिर जैसा कि हम जैविक खेती के लिए आज भी किसान अपना खुद कर रहा कार्य, तो वो कहीं पर भी किसी पर भी निर्भर नहीं होता है। वो खुद काम करता है, खुद मेहनत करता है, खुद पैसा कमाता है और खुद ही वैज्ञानिक की तरह शोध कर रहा है। तो मुझे भी लगता है कि जैसे कि कोई बोलता है, सभी बोलते हैं जैसे कि हमें सरकार की मदद लेनी चाहिए, सरकार पर निर्भर रहना चाहिए। मगर सरकार पर भी निर्भर तो रहना ही है, मगर अगर हमसे भी जो कुछ करना है, हमसे हो सकता है, जैसे कि आदरणीय दुबे सर बहुत बार कहते हैं कि हमें क्रांतिकारी जैसे कदम उठाने हैं। तो हम जैसे अगर ऐसे ही कार्य हमने करना शुरू कर दिए, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जैविक खेती के लिए बहुत सारे किसान बढ़िया कार्य कर रहे हैं, अपना मार्केटिंग खुद कर रहे हैं उनको, मगर थोड़ा प्रयास सभी ने मिलकर ऐसे एक साथ जुट कर करना चाहिए, तो हो सकता है आने वाले दिन में बहुत बड़ा होगा। और आगे आदरणीय सॉरी हमारे स्वामी जी महाराज ने जैसे ही थोड़ा सा, मुझे उनकी तरफ लगता है पतंजलि की तरफ ही ये कार्य थोड़ा होगा आगे। तो स्वामी जी ने जैसे योगा का कार्य आगे बढ़ाया, योगा के लिए हमें बहुत सारे महिलाएं योग घर घर पहुंचा रही है और महिलाएं ही जैविक खेती की तरफ और बढ़ रही है। तो जैसे स्वामी जी ने योगा का कार्य भी शुरू किया, वैसे ही थोड़ा थोड़ा जैविक के ऊपर, आहार के ऊपर भी अगर कार्य चले तो बहुत बड़ी उपलब्धि की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और इस योगाहार का भी कार्य ऐसे ही और बढ़ेगा। तो तो बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बोलने का मौका दिया, मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बोल दिया। जी धन्यवाद आदरणीय सर। धन्यवाद। और बढ़िया आपने अपना बात रखी, सुझाव रखे। और मैं अब आदरणीय जी जी आदरणीय बोलिए। साहब, और एक नशा मुक्ति पर भी हम आज भाई साहब ने बोला है, तो मैं भी सोच रही थी नशा मुक्ति पर एक बहुत बड़े कार्य चल रहा है हमारे नागपुर में ही है, और यहाँ पर सेंटर भी है उनका। और वहां पर बिल्कुल जिनकी भी नशा छोड़ानी है वो बिल्कुल छोड़ जाती है। ऐसे एक बहुत सुंदर विद्वान वक्ता हमारे सदन में आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोगों को हम जोड़ेंगे और उनसे लाभान्वित कराएंगे। जी ओम। धन्यवाद, आपकी प्रसाद को नमन। आप लगातार लगी रहती हैं और निश्चित हम नशा मुक्त की बात करेंगे। मैं आवाज देना चाहता हूँ आदरणीय तुलाराम जी को, आदरणीय प्रभा बहन जी को, आदरणीय नीलकंठ सावली जी, कृष्ण कुमार जी, कल्पना खोटकर दादू जी। का हैंड रेस है, दादू को बोला। हाँ, दादू को कहाँ है अंग्रेज? दादू, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी उपस्थित हैं, ये लेट आए हैं हमें लग रहा। जी ओम। आए और अपना सुझाव, अपना अनुभव और अपने मन की बात, तीन चीजें रखने का कष्ट करें। जी ओम, ऐसा है, ये 3 दिन से हम जो है बड़े इसमें अनुपस्थित रहे हैं, तो बहुत ज्यादा क्या क्या आया सुझाव हमको जानकारी नहीं, पर हमने वर्मा जी का निश्चित रूप से कल सुना था। और उसमें ये था कि भाई हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चीजों को कैसे विश्वसनीय बना सके। तो हम अपना अनुभव बताते हैं। जब हमने डेयरी खोली तो हमने एक लैक्टोमीटर जो है वो 40 रुपए का आता है लैक्टोमीटर। तो वो हमारे उपभोक्ताओं को हमने कहा भाई ये हमारे पास में रखा और एक आप रख लो, ये 40 रुपए की चीज है, आपको कोई बहुत महंगी नहीं है, और इससे आप स्वयं टेस्ट कर सकते हो कि ये दूध में कितना पानी है और कितना नहीं है। तो उससे हमारे दूध की कीमत हमें अच्छी मिली और लोगों को विश्वास बना कि नहीं भाई बात सही है।
तो ये चीज हमको बहुत अच्छी लगी। तो इसी तरह से यदि हम, जैसे कल आदरणीय वर्मा जी ने कहा था कि कोई ऐसी चीज निकल जाएगी तो बहुत अच्छी रहेगी। जी ओम। और बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, बस यही है कि सदस्यों की कमी है। अब वो पूर्ति धीरे धीरे होगी, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो करेंगे प्रयास। लोगों से चर्चा करते हैं, कुछ लोग जुड़ जाते हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ते हैं, परंतु फिर भी हमें एक तो क्या है कि जो हमारी चीज है उसको सही सही बताएं, स्पष्ट रहें, तो लोगों को भरोसा भी बढ़ेगा और फिर चीजें अच्छी बनेगी। और साथ में हम लोग जो है अभी इसी के माध्यम से जब हम आदरणीय डॉक्टर चौहान जी से जुड़े, तो मैं अभी वर्मा जी के फार्म पर ही बैठा हूँ और उनके उत्पाद का जो हमने मैंने तो कम किया है, पर वर्मा जी ने किया, तो वो रिजल्ट बता रहे हैं कि दूसरी जगह हमारे प्रति एकड़ 3 कुंटल जो है वो उपज आई है मूंग की, परंतु जहां हमने उनके बताए अनुसार जो काम किया उसमें 5 कुंटल आई है। तो हम मान सकते हैं कि लगभग लगभग 10,000 रुपए की प्रति एकड़ बढ़ोतरी हमें केवल योगाहार के माध्यम से और डॉक्टर चौहान के माध्यम से हुई है। जी ओम। ये ये तो, और आपका सुझाव, आपका अनुभव, आप तो शुरू से युवा कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं आदरणीय मेहरा जी, और जी आप जी लगातार किसानों के हित में लगातार योजनाएं बनाते हैं और समर्पित भाव से रहते हैं। जी। उपस्थिति 20-25 मोबाइल से रहती है, चल रहा है। कहीं योग में रहते हैं, फिर आहार में जुड़ जाते हैं लोग, योग हाँ वाले जी चले जाते हैं, तो वो निरंतर जी। ही रहे हैं, क्योंकि 3.5 घंटे लगातार 2 साल से कार्यक्रम चलना और इसमें 20-25 व्यक्ति लगातार उपस्थित रहना, एक हाँ उपस्थिति चल रही है। परंतु ये जो आपस में, जैसे आप अकेले व्यक्ति कितना चर्चा करते हैं, आप कितना विस्तार कर दिया आपने, आदरणीय शरद वर्मा जी ने, एक व्यक्ति ने कितना विस्तार कर दिया। ऐसे हाँ ऐसे नहीं। महान पुरुष इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, तो इसलिए अपन को उपस्थिति ज्यादा चिंता नहीं करना है, अपन सबको लिंक देते हैं। हाँ और हाँ जैसा हमारे आदरणीय उमाशंकर जी ने प्रस्ताव दिया था कि हम सबको आपस में चर्चा करना है, संवाद कर लें, कि क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। ये बात अलग है, परिवार की बात है, हम सबको करना चाहिए, ये अच्छा सुझाव है। हाँ। मैं चाहूंगा मेहरा जी कि जी अभी और आपका इसके इसके संबंध में, जो अभी शरद भैया के यहाँ बैठे हैं आप, हाँ। नर्मदापुरम का निश्चित माहौल बदल रहा है, ये योगाहार कार्यक्रम की देन है। इसमें अभी और क्या चल रहा है, अभी कुछ बताने का कष्ट करेंगे? अभी तो हम लोग जो है वही जो लैब के संबंध में पहले सोमवार और तृतीय सोमवार जो है चर्चा होती है आदरणीय चौहान साहब से। वो हमें निश्चित रूप से हर बार जो है नई चीजें बताते हैं। अभी जैसे कल जो शाम को मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमको जीव बैंक बनाना है, और जीव बैंक बनाना है तो वो एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया उन्होंने पूरी बताई कि मैं यदि यहाँ से अपने यहाँ का कोई जीव भेजूंगा तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। आपके यहाँ जो जीव है, आपकी मिट्टी में जो जीव है, उसी को निकालना है और उस जीव को निकाल करके फिर उसे डेवलप करना है। तो ये उन्होंने बताया है 3 तरह से उसको हम, एक तो मिट्टी से निकाल सकते हैं, गोबर से निकाल सकते हैं, और एक जीव हम निकालेंगे सलेरी से। सलेरी से जो जीव निकलता है तो वो गोबर के माध्यम से जाता है सीधा, और वो तब तक जिंदा रहता है जब तक कि वो बाहर नहीं निकल आता। तो वो पूरा परिपक्व होता है कि वो बिना उसके भी रह सकता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जीव हमको निकाल करके फिर उनको बढ़ाना है, और बढ़ा करके फिर उनका उपयोग जो है करना है। इसी तरह से एक बाटल से हम कैसे 25 बाटल ट्राइकोडर्मा बढ़ा सकते हैं, इसके संबंध में उन्होंने जानकारी दी। तो अभी मुख्य रूप से हम जो है अभी ट्राइकोडर्मा पर ही काम कर रहे हैं, और जीव जीव पर जो है हमारा वो नियंत्रित है हम लोग इस मामले में। दूसरा हम ये मतलब कर रहे हैं कि अभी हम जो बनखेड़ी गए थे, तो बनखेड़ी में जो हमने प्रशिक्षण लिया है वो भी उसी तरह का प्रशिक्षण है, और हम चाह रहे हैं कि ये जो प्रशिक्षण है, जो 5-7 लोग जो हैं वो इस काम लगे हैं, और हम लैब बना करके निश्चित रूप से 6 महीने बाद
और भी अच्छा कर सकेंगे। और उन्होंने ये कहा कि यदि आप ट्राइकोडर्मा का और जैव का उपयोग करेंगे तो आपके जो उपज प्रति एकड़ धीरे धीरे घट रही है वो रुकेगी, और 3 साल बाद हम अपनी जमीन को सुधार पाएंगे। और अभी कम से कम हम यदि इसका उपयोग करते तो घटना तो रुक ही जाएगा, धीरे धीरे बढ़ना भी शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है लगे हुए हैं। ईश्वर जितना हमें सफलता दे वो भविष्य की बात है, पर प्रयासरत है और उस प्रयास में हम लोग साथ साथ जुड़ के लगे हैं। जी ओम। और कुछ पूछना हो तो बताएं। जी ओम। सरकार कृषि विभाग की योजनाएं चलाती है, किसानों को भ्रमण कराती है, किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए बुलाती है, परंतु योगहार कार्यक्रम जब से ये आप लोग ने शुरू किया है, हम सब ने, तब से आप किसान अपना स्वयं का किराया लगा करके विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण लेने स्वयं जा रहे हैं, स्वयं खेती कर रहे हैं, स्वयं प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये आप लोगों की बड़ी उपलब्धता है। और जो मन में जो भाव आते हैं कि किसानों के लिए, किसानों का कल्याण कैसे हो, हर हर किसान स्वस्थ हो, सुखी हो और उसकी आय बढ़े, इस भाव से लगे हुए हैं। तो ये दैनिक युवा कार्यक्रम के सदस्यों को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। अब आगे किसी भाई का कोई बात हो मन में तो आप सादर आमंत्रित हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, हैंड रीच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सभी को बुलाया ले परंतु कोई किसी तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। तो अगर वो आ गए हो नेटवर्क में तो अपनी बात रख सकते हैं। नीलकंठ सावले जी। ओम। आदरणीय भाई साहब जी, आपको प्रणाम, सभी सदन को प्रणाम। ओम। मैं आज योगा के 765वें दिन, हमारे बहन जी ने बहुत ही अच्छा योग का क्लास हुआ, और 2-3 दिन से मन की बात जो चल रही है उसके आपके मन में जो जो कुछ प्रश्न है या आपके विचार है वो प्रकट हो रहे, तो इससे भी अपन ये जान सकते हैं कि क्या इसमें और भी अपन कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि खुद मैं मेरे से शुरुआत करता हूँ कि मेरे बेटे, मैंने जैसी खेती कर रही तो मेरे बेटे क्यों नहीं कर रहे, मैं उनको खेती की तरफ क्यों नहीं बढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाई और नौकरी या जॉब जो होगा वो इसके तरफ क्यों आगे जाना चाहते हैं। तो बीएससी एग्रीकल्चर हो रहे, और आगे आगे ऐसे ऐसे कुछ लोग पढ़ाई कर रहे अलग अलग इसमें, फिर खेती की तरफ रुझान नहीं बढ़ रहा है। तो इसमें मेरे हिसाब से, मैं तो सभी वरिष्ठ है अपने सदन में, मैं तो एक छोटा एक विचार रख रहा हूं मेरा। तो आर्थिक जो विषमता है, और हमारे दुबे सर बहुत बार बोलते हैं कि उसका जो मूल्य है, खेती का जो लागत मूल्य का विचार होना चाहिए, और उसको जो उसके अनाज उपज को जो मूल्य देना चाहिए, उसके रूप में मैं एक मेरे महाराष्ट्र राज्य की बात बताता हूँ। 2013, आज 10 साल पहले सोयाबीन जो है उसको 6,000 रुपए क्विंटल होना चाहिए। ऐसे ही हमारे आज के जो मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री है फडणवीस साहब ने एक यात्रा निकाली थी 10 साल के पहले कि 6,000 रुपए उसको भाव मिलना चाहिए, और आज यही मुख्यमंत्री है 10 साल के बाद। तो 10 साल में नौकरी वालों में क्या आर्थिक उछाल हो गया, और किसान में क्या हो गया बदलाव, ये भी एक मैं किसी पक्ष को नहीं बोलता, किसी पार्टी को नहीं बोलता, लेकिन सब इस पर चिंतन होकर जो राजनीति में या नौकरी में जो ईमानदार लोग हैं उनके तरफ से ज्यादा उस पर अमल बजावनी होना चाहिए, या उस पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिक्रिया होकर उसमें वो एक्टिविटी, हमारे आदरणीय पवन सर बोलते हैं कि एक्शन मोड में आओ, तो एक्शन क्यों नहीं होती। जैसे कि विषमता, ये आर्थिक विषमता है समाज में, तो इस पर किसान का बेटा, किसान के बच्चे जो है वो
आगे खेती नहीं करना चाहते। इस पर ही आर्थिक नियोजन का ज्यादा योग है। ये 7वां वेतन आयोग लग गया और अपने जो कुछ ये होते जीवन के अपने इरादे होते हैं कि एक मकान बनना चाहिए, मेरे घर में 2 व्हीलर आना चाहिए, मेरे घर में 4 व्हीलर आना चाहिए। तो ये खेती में जो आय है उसमें लागत खर्चा बढ़ रहा है, तो इससे ये पूरे नहीं होते। तो इससे तो नहीं बढ़ रहे हैं ये नौकरी की तरफ या प्राइवेट जॉब की तरफ। तो ऐसे अलग अलग मन में मेरे विचार आते हैं। तो खेती पर ही अपना भारत देश कृषि प्रधान है। तो खेती नहीं होगी तो ये जो जनसंख्या बढ़ रही है इसका भी आगे विचार होना नहीं होगी तो अनाज कैसा होगा, अनाज नहीं होगा तो ये जनसंख्या बढ़ रही तो इसका कैसा होगा। ये भी एक बड़ा ये है। और आगे जमीन की जो क्षेत्रफल है वो कम होता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, फैक्ट्रीज आ रही है, रोड बन रहे हैं। तो इसके हिसाब से जो अपने प्राकृतिक संसाधन है, जैसे कि अभी अपने योगाहार में तो सब प्रकार की बातें चलती है, जैसे कि पर्यावरण के लिए भी पूरक वृक्ष लगाना चाहिए। अभी अभी अपने आदरणीय भाई साहब ने कहा है कि 1000 आम के पेड़ लगाए। ऐसे प्रक्रिया बढ़नी चाहिए कि ये जो वेस्टर्न संस्कृति है उसको नहीं आना चाहिए घर में। अभी हमारे आदरणीय रंजना बहन जी ने बोला है कि बच्चों पर कैसे संस्कार होना चाहिए। तो सवेरे उठकर जो अपनी दैनंदिनी है वो अपने परम पूज्य आचार्य जी, परम पूज्य स्वामी जी जो कहते हैं, हमारे मुनीलाल भाई जी तो हर दिन उनके मन में विचार है पतंजलि ही देश का भविष्य है, विश्व का भविष्य है। तो इस पर अपन खुद से अमल ये करना चाहिए तो आगे अपना बढ़कर ये चाहिए। मैं तो इस पर एक नशा बंदी पर ये आता हूँ कि जो नशा करते हैं उनको कुछ बीमारियां होती है तो उनको देखने में नहीं जाओ। मेरे दिमाग इतना एक हो जाता है। जो तंबाकू खाता है उसको तो अपने शादी में हो, प्रोग्राम में हो तो उनको बुलाना भी नहीं चाहिए। तो जैसे एक मेरे बात थोड़ी सी कड़वी लगेंगी या मैं छोटा हूँ पर भी ज्यादा ये बोल रहा हूँ ऐसा लगेगा तो मैं माफी मांगता हूँ सभी की कि तंबाकू खाते हैं ना तो उसको शादी में नहीं, उसको प्रोग्राम में नहीं, उसको खाना खाने को नहीं, अपने रिश्तेदार हो या मित्र हो उसको नहीं आना चाहिए। मैं खुद देखता हूँ जहां पर तंबाकू खाते हैं ऐसे अपने प्रोग्राम में आते हैं ना तो ऐसे बाहर से आते हैं तो ऐसे एक उंगली डालते हैं अपने मुंह में और ऐसे बाहर फेंक देते हैं। वो कहाँ फेंकते हैं वो देखते भी नहीं है और उसका मुंह में का जो उंगली है वैसे भी रखकर अपने खाना खाने को बैठते हैं या दूसरे सामान को छूते हैं। तो खुद इनके मैं तंबाकू नहीं खाता फिर भी वो मेरे जो कुछ छूने में आएगा, ग्लास में आएगा, अनाज को लगेगा तो मैं उसमें तंबाकू का आता और जब फेंकते हैं ऐसे ऐसे घोटते हैं और उसमें का जो बारीक रस्सा है वो बाजू में ऐसे ऐसे फेंकते हैं तो धुआं पानी में हवा में उड़कर हमारे नाक से श्वास से मुंह में जाता है, आंख में जाता है। तो ये भी एक अपने खुद नहीं खाया लेकिन अपने शरीर में जाता है तब बहुत दर्द होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनको खाना खाने को प्रोग्राम में नहीं बुलाना चाहता है। ऐसा एक मेरा थोड़ा सा ज्यादा कड़वा बोल है ये। तो दारू वाले को भी ऐसा करके अपन समाज में उसको प्रतिष्ठा दे रहे हैं ना तो उसको आगे वो समाज को ये होगा कि पहले लोग अपने बुजुर्ग लोगों के सामने तंबाकू भी नहीं खाते थे, बीड़ी भी नहीं खाते थे, अभी वो एक फैशन हो गया। अभी जो साथ में अपने मित्र परिवार रहते थे, दे दो गुटखा का कुड़ी, दे दो तंबाकू, एक ऐसे कुछ ये नहीं रही, सभ्यता नहीं रही। अभी ऐसा एक उसका फैशन बढ़ गया। तो ये बहुत अच्छा विषय रखा कि उस पर एक ये होना चाहिए अपने नशा मुक्ति पर। तो विषमता कैसी घटे और ये नशा के इसमें हो शादियों में आजकल हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत दिक्कत आ रही कि लड़की वाले बोलते हैं नौकरी होना चाहिए,
लड़का नौकरी पर चाहिए, फिर भी उनके पास खेती होना चाहिए। तो लड़की भी नहीं जाती खेती में, लेकिन फिर भी वो बोलती है कि लड़की वाले बोलते हैं कि उनके पास खेती होना चाहिए। इस पर मेरा थोड़ा कम ज्ञान है, लेकिन इस पर कुछ हमारे दुबे सर के पास बहुत ही उसके उपाय, सदन में भी बहुत वरिष्ठ लोग हैं। तो उस पर कैसे अमल हो जाए, इसकी अमल बजावनी हो जाए। और अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सभी लोग सभी राजनीति सब अधिकारी ऐसे हैं, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है उस पर बहुत ये लगना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा बोलते। सिर्फ उसको क्या है, जैसे कि ये फूड एंड जो ड्रग है उसमें अपन बोलते हैं कि आहार शुद्ध होना चाहिए। ये मिलावट जो है उसके अधिकारी के इसमें तो बहुत ये होता है कि इन्होंने जो कंट्रोल रोका तो ये मिलावटखोरी बहुत कम हो जाती है, लेकिन उस पर भी भ्रष्टाचार होता है। तो ऐसे भी अधिकारियों को कैसे रोका जाए, ये भी थोड़ा इस पर भी ये होना चाहिए। तो इसका सबका आधार और सबका उपाय परम पूज्य स्वामी जी और परम पूज्य आचार्य पतंजलि की तरफ से हो रहा है। शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है, ये भी होना चाहिए। लेकिन अपने योगाहार के माध्यम से जैसे कि एक एक लोगों को अपन कैसे जोड़ते जाते हैं। अभी 765वां दिन है, लेकिन कितने लोग यहाँ पर आ गए, एक एक मार्गदर्शन के रूप में। एक सभी इसमें जो आए ना लोग अभी तक मुख्य अतिथि के रूप में जो अपने साथ बातें की, एक गुरु के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में, एक गाइड के रूप में, एक एक भी गाइड एक मुख्य अतिथि का एक अपन जो मार्गदर्शन है वो लिया, उससे जीवन का शुरुआत की। तो मेरे मन से ये लगता है कि उसका जीवन एक पार हो जाता है, भव सागर अपने पार कर देता है। तो ऐसे अपने एक योगाहार में हर दिन ये जो लोग बोलते हैं सभी, और हमारे कितने प्रयास करते हैं, हमारे बहन रंजना ताई है, प्रणाली ताई है, सब ऐसे रोज लगे रहते हैं। इसलिए ये योगाहार का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। हमारे मुनीलाल भाई जी का तो ये बहुत ये है उसमें कि कैसे ये कर रहे हैं। हमारे शरद भाई, हमारे रमेश भाई जी, दुबे सर जी, आदरणीय पवन सर जी, ये प्रयास से रोज इसमें नया कैसा ये हो गया, लोग कैसे जुड़ेंगे, इस पर अपन हर दिन कुछ ना कुछ एक प्रयास करते हैं। और मैं तो मेरे पास जो ग्रुप है उसमें लिंक डालता हूँ, हर दिन किसी को ये बोलता हूँ कि जब उत्पादन बढ़ता नहीं है, जैविक कैसा करना चाहिए, तो सिर्फ ये एक पाठशाला है, इस पाठशाला में आओ और ये फ्री का ज्ञान लेकर अपना उत्पादन बढ़ाओ, जैविक खेती कैसे करना है, ये सब अपन ये करते हैं। तो इस प्रकार अपने सदस्य भी बढ़ जाएंगे और किसानों को इसका लाभ भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आगे मैं थोड़ा अल्प ज्ञान से मैं कुछ बोला होगा तो मैं माफी मांगता हूँ, और ओम प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय नीलकंठ जी, बहुत सुंदर आपने अपनी बात रखी है। और निश्चित है आपने जो नशा मुक्ति के बारे में सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए इसकी बात भी रखी है। शराब पी करके किसी फंक्शन में, किसी समारोह में नहीं जाना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित भी नहीं करना चाहिए। ये बात सही है और निश्चित है बदलाव आएगा। और आगे आपने जो सुझाव दिया है सदन में, ये महत्वपूर्ण है और सदन में अपन इस विषय पर लगातार चर्चा करेंगे। आगे हमारी डॉक्टर किशोर दुबे जी ने एनरिच किया है, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। गत 2-3 दिन से जो चर्चाएं चल रही है, विशेषता योगाहार की संख्या बढ़े, दिशा बने, इस तरह की चर्चा, अलग अलग सुझाव आ रहे हैं। और आपने जैसा बोला कि सबके सुझाव आने के बाद में अब किसी का सुझाव है, इसलिए मैंने शुरू में बोला ही नहीं था। मैं चाह रहा था कि भी सभी के सुझाव आ जाए और समय रहे तो अपन बोलेंगे करके। कुछ बिंदु जिस पे ध्यान देने की जरूरत है, जिससे योगाहार का कार्यक्रम भी बढ़ेगा, किसानों की भी उन्नति होगी और जनता की भी उन्नति होगी। ये बिंदुओं पे ध्यान देके उसका अमल करने की जरूरत है। क्या है, कई बार मन में आता है, आपके सबके और हमारे भी सबके मन में आता है, जैसा कि बोला गया है कि किसी बाबा के इसमें 2-2, 4-4, 5-5 लाख लोग आते हैं। किसी दूसरे आध्यात्मिक प्रवचन में भी लोगों की लाइन लग जाती है, दुर्गा पूजा होती है आदि, इसमें लोग ऑटोमेटिकली आ जाते हैं
और जो अच्छे काम जिसमें जनमानस बदले, ऐसे में लोग क्यों नहीं आते? इसकी मेन वजह ऐसी है कि जो प्रवचन अध्यात्म ऐसा विषय है कि जिसमें हमको व्यक्तिगत कुछ भी खोना नहीं पड़ता। हमने प्रवचन सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से छोड़ दिया। हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में कुछ भी बदलाव आए ना आए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिन चीजों से हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक और आर्थिक जीवन में बदलाव जाता है, वहां पे इंसान 10 बार सोचता है कि ये मैं करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, और सुन भी लेता है तो उस पर अमल करने के लिए वो सामने नहीं आता। यह वस्तुस्थिति हमको बाकी के जो जहाँ पे भीड़ लगती है और ऐसे कामों में जहाँ पे भीड़ नहीं लगती है, ये दोनों में अंतर हमको समझ लेना चाहिए। क्यों नहीं होता? जहाँ पे आर्थिक बदलाव की या कुछ खोने की पाने की इच्छा होती है, पाने वाले तो ठीक है, पाने वालों के लिए तो प्रशिक्षण करना पड़ता है, लेकिन खोने वाले जो इस प्रचलित व्यवस्था होती, प्रचलित व्यवस्था के लाभकारी जो होते हैं वही हमारे अड़ंगे बन जाते हैं। और उनके विरोध में खड़ा होने के लिए जो साहस चाहिए, धैर्य चाहिए, जैसा कि हमने रामदेव बाबा जी के माध्यम से देखा है कि भाई बिना का टूथपेस्ट रहे या बाकी जो भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां थी या अभी एलोपैथी के जो भी मसले होते हैं, उनके विरोध में खड़े होने का जो साहस रामदेव बाबा जी ने दिखाया, ऐसे यदि हम सब यदि रामदेव बाबा जी के भक्त है या फॉलोअर्स है तो हम में वो धीरज आना चाहिए कि भाई ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था में ये गलत चीजें हैं, ये गलत चीजों को सुधारने के लिए हमको आना है, और सिर्फ बात करके नहीं, हमको फील्ड में आना है। सबसे आसान काम होता है चर्चा करना, भाषण देना, लेकिन उसके नेक्स्ट जो पवन सर जैसा बोलते हैं एक्शन मोड में, तो एक्शन मोड मतलब फील्ड पर आना पड़ता है, लोगों तक जाना पड़ता है, पहुंचाना पड़ता है बातें। वहां पे कई चीजें मतलब हम सभी जो है उसमें शायद कम गिर रहे हैं। और मुझे जो एक दर्द होता है, क्योंकि मैंने कई सारे संगठन नजदीकी से देखे हैं, जैसा कि मैंने इस मंच से भी 2-4 बार बोला कि सर्व सेवा संघ महात्मा गांधी जी ने जो बनाया था, ग्रामोदय का जो संघ था, उसमें ऑनेस्ट लोग बहुत है, आज भी है, जो बचे कुचे है, लेकिन वो वैसा ही एक सर्कल बना। लोग उनका अखिल भारतीय मेला भी होता है तो 100-200 के ऊपर आते नहीं, और उनमें संख्या बढ़ती नहीं है। ऑनेस्ट लोग हैं, लेकिन वो फील्ड पर जाना चाहिए, नई पीढ़ी को जोड़ना चाहिए, युवाओं को जोड़ना चाहिए, महिलाओं को जोड़ना चाहिए। इस तरह के जो काम होने चाहिए वो हुए नहीं, और इसलिए सर्व सेवा संघ जैसी या सर्वोदय की जो समिति है वो एक जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाई। उसके विपरीत पतंजलि के पास महिला समिति है, योग समिति है, भारत स्वाभिमान है और कई सारे संगठन है, और जिसमें बहुत समर्पित कार्यकर्ता है। ये समर्पित कार्यकर्ताओं का नेटवर्क भी है, लेकिन इनको सबको जिसे हम बोलेंगे कि उनके उनके दायरे से बाहर निकाल के, या उनके दायरों को जो देश के हित में, जैसा बाबा जी और आचार्य जी ने कई बार प्लेटफॉर्म पे भी बोला है कि हमको जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। जब तक जन आंदोलन खड़ा नहीं होगा तब तक जनमानस में परिवर्तन नहीं होगा, और देश के जो सीमांत किसान है, छोटे है, मजदूर है, गरीब है, उनके जीवन में क्रांति नहीं आ सकती। तो इसलिए जन आंदोलन खड़े करने के लिए ये सभी संगठनों की हमको मदद लेनी पड़ेगी और करने पड़ेंगे। कुछ जो बिंदु है वो बिंदु पे यदि हम प्रकाश लेवे, क्योंकि एक एक बिंदु को बोलूं तो बहुत सारा समय चले जाएगा, लेकिन 2-4 बिंदु है कि यहाँ पे बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, समझ जाएंगे कि जैसा जीएसटी है, अब 2-3 साल से जीएसटी भाराभार जीएसटी वसूल हो रहा है और बहुत अच्छी पहल है, लेकिन इस पहल में भी किसान दुर्लक्षित हो गया। अब ट्रैक्टर खरीदता है तो प्रोड्यूसर कंपनी जीएसटी डिस्ट्रीब्यूटर से लेती है, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट से लेता है, एजेंट्स किसान से लेता है, और जीएसटी का फार्मूला ही है कि एक ने दिया तो दूसरे से वसूल करना है। लेकिन ट्रैक्टर वाला जब किसान या किसी काम में जाता है कि रोड बनाना है, ये बनाना है, पुलिया बनाना है, और वहां पे यदि जीएसटी जेसीबी आदि सब लगाता है तो उसको जीएसटी नहीं मिलता। मतलब वो दे रहा है लेकिन वसूली का कोई भी प्रावधान नहीं है। वो प्रोड्यूसर है, दूध करता है, चावल, गेहूं, सब्जियां सभी निर्माण करता है, लेकिन उसमें उसको जीएसटी का रिटर्न नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था है उसमें भी नहीं है। जैसा कि एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में मक्का, गेहूं, चावल सभी के 18-20 लोग जो ये है
फसलें हैं, उन फसलों में भाव तो निर्धारित होते हैं, लेकिन उसके साथ में जीएसटी वसूली का कोई भी प्रावधान नहीं है। क्या ये बिंदु नहीं बन सकता? एक ये बिंदु है। दूसरा, जिसको हम बोलते हैं कि कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, कि एक व्यवस्था है पूरे देश में कि कोई भी क्या, जैसा ट्रैक्टर लिया या कोई भी दूसरी मशीन लो इंडस्ट्री से, तो उसका 10% पार्ट जो है वो मुनाफे में जोड़ा जाता है, और ये डिप्रिसिएशन की कॉस्ट, घसारा जिसको बोलते हैं, वो कॉस्ट जुड़ी जाती है, ताकि 10 साल में 10% लेके 10 साल में वो एक अलग अमाउंट मिल जाती है ग्राहकों से, और उसके बाद 10 साल में यदि ट्रैक्टर खराब हो जाता है, जेसीबी खराब हो जाता है, तो वो बदलने की व्यवस्था दूसरे मशीनों में मिलती है। लेकिन किसानों को, किसान जो उपयोग में लाता, तो उसमें कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन है, घसारा वाली बात नहीं आती। उसके बैलों की तो कीमत लग जाती, लेकिन बैलों में डिप्रिसिएशन होता, ऐसा नहीं होता। और इसलिए 10-15 साल के बाद जब 1.5-2 लाख की बैल जोड़ी मर जाती है, तो किसान को कुछ ना कुछ कर्जा लेने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। तो ये डिप्रिसिएशन की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शन है, ये उसमें कुछ भी नहीं आई जाती। तो ऐसे बहुत सारे एक 5-10 बिंदु है जिसमें बहुत विस्तार से चर्चा करने की और ये करने की है। तो ऐसे बिंदुओं को इकट्ठा करके प्रचारित प्रसारित करके, और तीसरा जो बिंदु की अभी नीलकंठ जी ने भी बोला, उस दिन शरद वर्मा जी ने भी बोला था कि एग्रीकल्चर के कोर्सेज जो होते हैं, तो एग्रीकल्चर कोर्सेज में एडमिशन जो होती है, तो किसानों के लिए तो कोई प्रावधान ही नहीं है, अलग से प्रावधान नहीं है। अच्छा, वो प्रावधान एडमिशन का तो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उसमें से जो आउटपुट निकलता है, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी एग्रीकल्चर, तो उनके लिए क्या प्रावधान है? क्यों किसान एग्रीकल्चर कोर्स पढ़ा हुआ जो लड़का है, लड़की है, किसानी क्यों नहीं करते? किसानी क्यों नहीं करते, इसके बारे में कभी संशोधन ही नहीं हुआ, या उसके बारे में जो मीन्स लेने चाहिए, प्रयोग होने चाहिए, या जो सुझाव होने चाहिए, जो व्यवस्था बननी चाहिए, नहीं बनी। अगर कोई अगर बी सिविल वाला बनता है, तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख तक 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट लेना है, तो उसके लिए मतलब रियायत दी जाती है, उसका कोई डिपॉजिट नहीं मांगा जाता। क्यों ना भाई इसी तरह के अलग अलग प्रावधान, यदि हम कृषि जो स्नातक होते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, डॉक्टरेट होते हैं, इनको कृषि से रिलेटेड जो जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, वो प्रोजेक्ट्स देखिए यदि हम उनको करें, तो निश्चित रूप से जो कृषि पढ़ने वाले लोग हैं, लड़के या लड़के, उनको भी आय का साधन मिलेगा, और अपने बल पर वो खड़े हो जाएंगे। इस तरह की व्यवस्थाएं जो है वो करनी चाहिए। एक और बिंदु है जो बहुत हम सबके निर्धारण का है, कि व्यवस्था बदलने में किसानों की आत्महत्याएं रुक ही नहीं रही है। चाहे पहले मनमोहन सिंह की सरकार हो, या उसके पहले की सरकार हो, या अभी प्रचलित वर्तमान सरकार हो, क्यों किसानों की समस्या जो मौतें है वो नहीं रुक रही? क्यों सुसाइड नहीं रुक रहे? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या हमको बदलाव करने पड़ेंगे? अर्थनीति में करने पड़ेंगे, समाज नीति में करने पड़ेंगे, राजनीति में करने पड़ेंगे। ये इस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसा आपने बोला कि भाई नशा मुक्ति पे होनी चाहिए, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन किसानों की आत्महत्या ये क्यों नहीं रुक रही है, उसके लिए प्रचलित व्यवस्था में राजनीति, अर्थनीति, या जो भी कृषि नीति है, व्यापार नीति है, इसमें क्या क्या बदलाव करने की बहुत सख्त जरूरत है। इस पर भी चर्चाएं होनी चाहिए। और ये जो चर्चाओं से, ऐसे तो 4-5 बिंदु बोला, कई सारे बिंदु है, लेकिन एक थोड़ा समराइज फॉर्म से, ऐसे जो बिंदु है, ऐसे बिंदुओं को इकट्ठा करके जनमानस तक, जो भी हमारे 5 संगठन है उनके साथ जोड़ के, या और भी संगठन में जो नहीं है, उनको सब करके, जब सामूहिक प्रयास होता है, इकट्ठा प्रयास होता है, तब जन आंदोलन खड़ा होता है। जन आंदोलन खड़ा करने के लिए पहले तो लोगों की चेतना जागृत करना, लोगों को विषय समझाना, समझाने के बाद में सामूहिक प्रयास करना। सामूहिक प्रयास एक ही दिन एक ही जगह करना, ऐसे जब कदम होते हैं, क्योंकि आंदोलन का भी एक अलग शास्त्र है। आंदोलन का शास्त्र कैसे चलाना पड़ता, क्या करना पड़ता, उस पर एक दिन अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन सामूहिक प्रयास करके, और उन प्रयासों को निरंतरता में जब हम लाएंगे, जब हमेशा अवेयरनेस आएंगे, और अभी तो डिजिटल जमाना है, डिजिटल जमाने में तो आंदोलन खड़ा करना और भी आसान हो गया है, लेकिन हो नहीं रहा। तो हम सब उसके लिए प्रयास करें, तभी बाबा जी का सपना, आचार्य जी का सपना
गरीब भारत से गरीबों का उत्थान करने का, किसानों का, मजदूरों का आगे आएगा। और यदि हम और आप सब जिसको समझता है, ये भी अगर हम नहीं करेंगे तो माफ करना, ईश्वर हम सबको माफ नहीं करेगा। वो बोलेंगे कि बाबा जी के भक्त बन के, अनुयायी बन के तो साथ में रहे, लेकिन बाबा जी के कदमों पर चलने का साहस हम लोगों ने नहीं दिखाया। वो साहस दिखाने की घड़ी आ गई है। इन शब्दों के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दुबे सर, बहुत सुंदर अपने मन की बात रखी। जी आदरणीय भाई साहब जुड़िए। हैंड रेस हुआ है, बहन जी बने सिंह जी का है और प्रणाली मराठी जी का था, तो इनको सुन के जी जी आभार करते हैं। जी जी आदरणीय बने सिंह भाई साहब, आमंत्रित है आप। जी ओम, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज जो विषय चल रहा है इसके ऊपर नीलकंठ सांवले जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी और अन्य लोगों ने जो मार्गदर्शन दिया है, जैसे बहन रंजना दीदी ने, नशा मुक्त अभियान चलना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, जन आंदोलन खड़ा होना चाहिए, इन सभी विषयों पर करीबन 1 वर्ष पूर्व मैंने सदन में दर्शाया भी है इन बातों को कि हम धीरे धीरे चलेंगे तो कुछ बदलाव नहीं कर पाएंगे। हमें यदि बदलाव करना है तो जैसे गर्मी का मौसम आता है तो पूरे देश में गर्मी होती है, तो गर्मी की हवा ही बदल जाती है। ठंड का मौसम है, बरसात का मौसम है, ऐसे हमको मौसम बदलाव करना पड़ेगा, तो ही हम बहुत ज़्यादा सफल हो पाएंगे। क्योंकि जिधर संख्या और प्रचलन, जैसे बाबाओं की बात कर रहे थे डॉक्टर किशोर दुबे जी के, बाबा की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, उधर जनता का झुकाव होता है। ये हिंदुस्तान का किसान है या हिंदुस्तान का मानव है, जिधर ज़्यादा संख्या देखता है उधर ही पलट जाता है तुरंत। के दिन इधर कितनी संख्या है उधर अपन चलें। इतने दिन से सदन से अपन एक रिसर्च मांग रहे पूरे भारत के कोने कोने से, उसमें बहुत सारी कमियां अपने पास भी हैं, इसलिए अपन बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। उसमें कमियां ये है कि अपन प्राकृतिक खेती करवा रहे हैं किसान से, उनका मार्केट तैयार नहीं करवा पा रहे हैं हम। परसों रोज जो अपने योगा टीचर जो दीदी आई थी माधव कुलकर्णी जी बम्बई से, उनसे मेरी वार्तालाप हुई है, तो बम्बई में किसी भी सब्जियों का रेट 100 रुपये किलो से कम नहीं है, और वहाँ पे ऑर्गेनिक की बहुत सारी डिमांड है अभी भी, परंतु हम वहाँ तक पहुँचाने के लिए सक्षम नहीं है। क्यों ना हम मध्य प्रदेश के सभी किसान मिलकर के एक ग्रुप बनाएं, और एक ग्रुप के माध्यम से हम बम्बई, दिल्ली ऑर्गेनिक सब्जियों और ऑर्गेनिक उत्पादन का सप्लाई करेंगे वहाँ पर, और रासायनिक सब्जियों, रासायनिक उत्पादनों से कम रेट में अगर हम और जैविक उत्पादन सप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं देश के अंदर और किसानों के अंदर। बात ये एक और जो चल रही थी, डॉक्टर किशोर दुबे जी ने बताया कि किसानों की आत्महत्या किसी की सरकार में रुकी नहीं है, तो आत्महत्या का विकल्प तो किसी सरकार के पास है नहीं है। अनलिमिटेड खर्च करता है किसान और कर्ज के बोझ तले दब जाता है, तो उसका सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। किसान की योजना जैसे जैसे चलती है वैसे वैसे सरकार उसका रुख बदल देता है, क्योंकि सरकार को राजनीति करना है। आप यदि बहुत ज़्यादा बीमार होंगे तो सरकार कैंसर ट्रेन, जैसे पंजाब में कैंसर ट्रेन चला देती है। बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ गई तो सरकार ने जननी एक्सप्रेस चला दी है। और ऐसे बहुत सारी योजना जो है, जिधर सरकार कार्य तो करती है पर वो कार्य बहुत विलंब के बाद करती है। आत्महत्या के विषय, किसान जरूरत से ज़्यादा खर्च करता है, खेती में हो चाहे अनावश्यक रूप से हो। आज के वर्तमान में खेती की तो यह स्थिति हो गई कि हम खेती करेंगे और खेती की फसल आएगी, उसको बेचेंगे, जिसके बाद में नए साल और नए सीजन में खेती करेंगे, तो वो उस पैसे से तो हमारी खेती की पूर्ति होगी नहीं, फिर अलग से कर्जा लेना पड़ेगा खेती करने के लिए। तो ये खेती में हमने खर्च बढ़ाया है, हमारी आमदनी नहीं बढ़ाई है। ये आमदनी और खेती का खर्चा जो बढ़ा है, ये आने वाले 30 वर्ष में मात्र बढ़ा है। 30 वर्ष से पहले हम बैलों से खेती करते थे, बैलों से हकाई जुताई करते थे और आराम से करते थे। कोई किसी का कर्जा लेना और ना देना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब हमारे पास उपलब्ध था। उत्पादन थोड़ा सा कम आता था तो चल जाता था, पर किसी का कर्ज में डूबे रहना, ये हमारे गुलामी का सिलसिला आज से 30 वर्ष पहले नहीं था हमारे क्षेत्र में। एक और मांग हमने ये करी थी कि
प्रचार वाहन मिलना चाहिए हमको एक, वो प्रत्येक जिले में घूमता रहे। 1 महीना इस जिले में, 15 दिन इस जिले में, 15 दिन दूसरे जिले में, 15 दिन तीसरे जिले में, किसानों को जन जागरूकता अभियान, और उसके ऊपर लिस्ट रहे पूरी कि किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो उनको हम क्या क्या सुविधाएं देंगे, कैसे हम उसको लाभान्वित करेंगे। ये सारा विषय उस गाड़ी के ऊपर एक चार्ट लगाना चाहिए, उस चार्ट पर लिखा हुआ रहना चाहिए और वो गाड़ी घूमती रहे हमारी। यही मेरा सुझाव था आज का। जी ओम सभी को। जी आदरणीय बने सिंह जी, आप जो सुझाव दे रहे हैं, एक पहले तो ये उद्देश्य देखें कि हमारा स्वैच्छिक कार्यक्रम चल रहा है, युगाहार कार्यक्रम स्वैच्छिक रूप से। अब हम स्वैच्छिक रूप से क्या कर सकते हैं? जैसे हमने युगाहार कार्यक्रम उत्सव मनाया, स्वैच्छिक रूप से मनाया, अपने आपस में संसाधन अपने उसके जोड़ करके, इस चाहे वो प्रचार प्रसार का वाहन हो या अपन उधर पतंजलि की तरफ देख करके या सरकार की तरफ देख करके अपन जो सुझाव दे रहे हैं, वो अलग बात है। वो अपन सरकार और प्रशासन को लिख के दे सकते हैं, मांग कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो उपयोग कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करना पड़ेगी। सिर्फ सुझाव अपन इधर दें तो मैं चाहूंगा, मैंने बार बार आपसे कहा है कि आप जो है इसका, जैसे आपने कहा है कि प्रचार वाहन चलना चाहिए, प्रचार वाहन का अपन एस्टिमेट बनाए, ऐसा होगा, इतने लोग रहेंगे। अब इसमें अपन क्या बचता, अब उसमें स्थानीय लोगों का सहयोग लेकर के वो चला सकते, ना कि अपन सरकार से सरकार का है कृषि वाहन, प्रचार प्रसार की योजनाएं, कहीं प्रधानमंत्री बीमा योजना, कहीं कुछ नए रथ चलते हैं, लेकिन हमारा जो योजना है हमें एक बार करके दिखाना पड़ेगा, तब कुछ सरकार और प्रशासन जागेगा। ऐसा हमारा निवेदन है कि छोटा सा, हम कहते एक गांव में चलाइए ना, 2 गांव में चलाइए आप, 10-20 लोगों से सहयोग करके, ऐसा करके नवाचार करने पर ही अपन आगे सरकारों को कह सकते हैं। आदरणीय प्रणाली बहन जी, अंतिम वक्ता के रूप में सूक्ष्म में अपनी बात रखें, फिर समापन करते हैं। प्रणाली बहन जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। जी मैं चाहूंगा कि अब आज का इस कार्यक्रम का समापन हो, समय हो गया है, तो मैं आदरणीय रंजना जी से निवेदन करता हूँ। जी बोलिए। कल्पना दीदी कुछ बोलना चाह रही है आदरणीय। आवाज आती है? हाँ। ओम ओम ओम। जी ओम ओम बहन जी। हाँ, मेरा मोबाइल जरा बदला है, इसका कारण थोड़ा बदल होता है। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। सभी ने अपनी अपनी बहुत अच्छी बातें शेयर की है। डॉक्टर किशोर दुबे जी ने तो सब के मन का जो जो कुछ है वो सार बताया है। तो मेरे मन में एक ही विचार बार बार आता है कि स्कूली शिक्षा में, जिस स्कूल में मैं काम करती हूँ, एक प्रातिनिधिक स्वरूप में मैं देखती हूँ, तो स्कूल शिक्षा में परिवर्तन होगा तो भी अच्छी चीजें बहुत गतिशीलता से संभव होगी। बच्चे तो भारत का भविष्य है और आज उनके हाथ में मोबाइल है। उनकी जो आदतें हैं वो इतने उनके विचार ही इतने लो लेवल के हो रहे हैं कि हम बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उनको जो कुछ चाहिए वो मोबाइल ही उनके हाथ में होता है। इसके कारण हमारे विचार कितने भी अच्छे हो, उनको कितना भी अच्छा देना मन में हो, तो इस मोबाइल का उनके मन पर इतना आक्रमण है, कभी कभी मन व्यथित होता है मेरा। सिर्फ मेरे स्कूल का मैं विचार नहीं करती हूँ, बहुत सब बच्चों का विचार करती हूँ। तो इसके लिए एक मेरे मन में बार बार में आता है कि ये सुझाव ऊपर जाना चाहिए कि स्कूल में ही ये सेंद्रिय खेती का बच्चों को आकर्षण हो। उनके मन में निसर्ग के प्रति आदर है, उनको बगीचे में काम करना अच्छा लगता है, लेकिन ऊपर से जब आएगा तो इसका अच्छा परिणाम होगा, ऐसा लगता है बार बार मुझे। उसके बाद नशा मुक्त जीवन, इसके लिए सब कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। मैं भी मेरे स्कूल के माध्यम से जो पालक होते हैं उनको भी मैं मुझे कोई बुरा कहे, कोई भी बोले,
लेकिन मैं उनको बताती हूँ क्या इसके परिणाम है। आप गुटखा खाते हैं तो एक गुटखे का पैकेट कितने का है, दिन भर तुम इतने गुटखे के पैकेट खाते हो तो इसका तुम पैसा इकट्ठा करो और महीना भर में उसके कितने पैसे होते हैं देखो, वो पैसा तुम बच्चों के नाम डालो तो उतना उनका शिक्षण कितना अच्छा होगा। इसी तरह मैं उनको बोलती हूँ, उनको उनके मन को कुछ भी लगे, लेकिन मैं ये जो विचार है मेरा वो उनको बताने का प्रयास करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो पालक है उनका व्यसन छुड़वाना, और जहाँ जाती हूँ योगा के माध्यम से वहाँ भी व्यसनाधीन के बारे में बोलती हूँ, पेड़ लगाने के बारे में, जल प्रबंधन के बारे में, जो मुझे करने को प्रयास करती हूँ, लेकिन उतनी समाधानी नहीं हो रही हूँ। जितना टेम्पो हमारा पतंजलि का ये काम शुरू हुआ उस वक्त था, तो आज थोड़ा सा लगता है कि लोग ठंडे 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 पड़ रहे हैं, ऐसा लगता है देखती हूँ तो। इसका कारण ये है कि मैं योगाहार कार्यक्रम की लिंक जो है 1000 लोगों तक भिजवा रही होगी अब तक, ज़्यादा होगी कम नहीं, तो 5 से 10 ही लोग जुड़े हैं। इसका मुझे बहुत दुख होता है जी कि क्यों इतना अच्छा कार्यक्रम हो के भी लोगों को ये जुड़ना, ये अपने आहार के बारे में जागरूकता होना, क्या है ये क्या चल रहा है, ऐसा भी कोई पूछने की लोगों की मानसिकता नहीं दिखती है। इसके लिए थोड़ा सा मैं व्यथित होती हूँ। तो मेरा जो विचार था तो मैंने शेयर किया। बाकी जो कुछ करना है वो आप सभी का मार्गदर्शन चल रहा है, वृक्षारोपण, सेंद्रिय खेती, बहन जी। जो जो कुछ करना वो हम करेंगे। हाँ, ओम ओम ओम, जी धन्यवाद। बहन जी। जी जी। अ, आपने जो शिक्षा की बात कही है बहन जी, आपने सावधानी में कई बार चर्चा हो चुकी है, लेकिन इस वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन हो गया है, जुलाई से लागू हो रहा है, बच्चों में परिवर्तन आएगा। प्रभु स्वामी जी ने, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने लागू किया। अन्य विषयों पर चर्चा हो गई है, और आपका जो आप प्रसाद कर रही हैं उसको प्रणाम करते हैं। एक दिन अपनी बात खुद जो है एक चीफ गेस्ट के रूप में आप अपनी सारी बात रख ले, जो जो आपके मन में विचार है। मन की बात इसलिए रखा है ये कार्यक्रम के सभी का जो है संवाद हो जाए। आज ये कार्यक्रम का अंतिम दिन समापन है। अब हम कल से एक एक व्यक्ति जो मन में किसी की विशेष बात है सुझाव देना चाहते हैं, वो चीफ गेस्ट के रूप में अपना आधा घंटे तक अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि समय हम 8 बजे तक ये कार्यक्रम संचालित करते हैं। 8:10 हो गया है। और सदन को प्रणाम करते हैं, और जिनकी बात रह गई है वो अब आदरणीय रंजना जी से